हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल अमीर सर हिंदी में। आशा न पूरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। आज हम लोग के लिए आप लोग के लिए लेकर के एक नया सा वीडियो आया है जिसका नाम है वाक्य विचार। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको बता पाए कि वाक्य विचार होता क्या है, वाक्य विचार किसे कहते हैं। आज हम शुरू से अंत तक वाक्य विचार में जानेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न वाक्य विचार से न छूटे, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। अमित सर हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। जो भी लोग इससे रूबरू नहीं है वो लोग रूबरू हो सके और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादातर वीडियो हिंदी का ही लाएंगे ताकि आपका हिंदी में अच्छा स्कोर लाया जा सके, क्योंकि सारे विषय का तैयारी थोड़ा सा मुमकिन है, क्योंकि हम हिंदी में काफ़ी बेहतर थोड़ा सा मेरे पास जानकारी है जिसके कारण हम आपको दे सकते हैं जानकारी। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आने वाले आगे की नई वीडियो को जानकारी ले सकें। ठीक है, तो बिना विलंब किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने कीमती समय निकल करके आए हैं जिसके कारण हम आपको बहुत बेहतर ढंग से बताएंगे। आप शुरू से अंत तक करे रहिएगा। देखिए, वाक्य पहले हमारा क्या हेडिंग है प्यारे साथी? वाक्य। ठीक है, वाक्य विचार। वाक्य कहते किसको हैं? सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका अर्थ निकलता हो। जिसका अर्थ नहीं निकलता उसे सार्थक नहीं कहते। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि मोहन भात खाता है या सीता बाजार जाती है, या स्पष्ट रूप से कह दे उल्टा पुल्टा, तो उल्टा का अर्थ निकलता है लेकिन पुल्टा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जिसका अर्थ निकलेगा वो कहलाएगा सार्थक, जिसका अर्थ नहीं निकलेगा वो कहलाएगा निरर्थक। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह। सार्थक शब्द 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 जो है आपका सार्थक होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? तो क्रमबद्ध रूप होना चाहिए। क्रमबद्ध रूप का मतलब होता है सजावटी रूप। सार्थक शब्द हो और क्रमबद्ध रूप हो, सजावटी रूप हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वाक्य कहेंगे। जैसे में देखिए, राम आम खाता है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं राम आम खाता है, तो ये सजावटी रूप है और प्लस में क्या है? सार्थक भी है। जिसका अर्थ निकलेगा वही आपका सार्थक कहलाएगा। तो इसका अर्थ निकल रहा है और ये सजावटी रूप है, जिसके कारण ये वाक्य क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन है खाता राम आम, ये सार्थक है प्यारे साथी, लेकिन ये सजावटी रूप नहीं है, जिसके कारण हमारा वाक्य नहीं होगा। उसी प्रकार से राम को खाता है आम, राम को खाता है आम, ये कोई वाक्य बन नहीं रहा। और जब वाक्य नहीं बनेगा तो स्पष्ट रूप से आपका कहेगा क्या कहलाएगा? वाक्य विचार नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सार्थक शब्द होंगे, क्रमबद्ध रूप होगा, तो हर हाल में तो क्या कहलाएगा प्यारे साथी? वाक्य कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका वाक्य के भेद। वाक्य के क्या है प्यारे साथी? भेद। वाक्य को तीन भागों में बांटा गया। कितने भाग में? तीन भाग में। पहला रचना के आधार पर, दूसरा क्रिया के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, और अर्थ के क्रिया के आधार पर आपका तीन होते हैं, फिर अर्थ के आधार पर आपके 8 होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से हम बता सके और आपका वाक्य विचार से एक भी प्रश्न न छूटे। आइए देखते हैं। रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर तीन होता है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आइए हम आपको इसको चर्चा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य होता क्या है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है इसमें से छूट ना पाए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न भी आते हैं। चलिए देखते हैं सरल वाक्य। पहला क्या है मेरे प्यारे साथी? सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता तथा कर्म हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसे कौन वाक्य कहते हैं प्यारे साथी? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे में अगर आपको कह दिया जाए तो जैसे में हो जाएगा स्पष्ट रूप से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। दूसरा लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीता खाती है। सीता क्या करती है प्यारे साथी? खाती है। यानी जिस वाक्य में एक ही करता हो, काम करने वाले कितने व्यक्ति हो? एक ही हो,
और कर्म कितना हो, एक ही हो। जैसे मान लीजिए मोहन पढ़ता है, मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो कर्म कर रहा है, कौन कर्म कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। एक ही कर्म होगा तो हर हाल में क्या कर लेगा, सरल वाक्य। कितने आदमी पढ़ रहे हैं, तो एक ही आदमी पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है। अब मोहन पढ़ रहा है, जब एक ही आदमी काम करेंगे तो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य। सीता खाती है, सीता क्या करिए, खाने काम करिए, तो खाने काम करेगी तो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य। कौन खा रही है, तो सीता खा रही है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। दूसरा पे आते हैं हम। दूसरा आपका है मिश्र वाक्य। क्या है प्यारे साथी, मिश्र वाक्य। देखिए जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता एवं कर्म हो मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे हम अगर कह दें कि यह वही मार्कर है जिसे रामधारी सिंह दिनकर पढ़ाते थे, तो मान लीजिए कि ये पहले मार्कर हो गया। जैसे मान लीजिए कि हम अभी यूज कर रहे हैं, तो पहले यूज कौन किए, रामधारी सिंह दिनकर। अब यूज कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं। तो दो आदमी एक ही चीज को यूज कर रहा है। या अगर हम कह दें कि यह वही बोर्ड है जिसपे मेरे गुरुजी पढ़ाते थे, तो अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं और पहले कौन कर रहा था, मेरे गुरुजी करते थे। तो दो आदमी का सम्मेलन हो रहा है, एक से नहीं। ये हम ये परिभाषा में लिखा है कि जिस वाक्य में एक या एक से अधिक, एक हो या एक से अधिक हो, वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। या कह दें हम स्पष्ट रूप से, यहाँ पे एक चीज रखे हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए पेन है, यह वही पेन है जिसे मेरे भैया पढ़ा करते थे। तो अभी पढ़ रहे हैं हम, पहले कौन पढ़ता था, मेरे भैया। तो पहले एक आदमी हम हुए और हमारे भैया दो आदमी। तो देखिए इसमें लिखा है जिस वाक्य में एक से अधिक कर्ता एवं कर्म हो, एक से अधिक कर्म हो तो क्या कहलाता है, या कर्ता हो तो क्या कहलाता है, आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। यानी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो एक या एक से अधिक होगा तो मिश्र वाक्य होगा। जैसे कह दें, उदाहरण के तौर पे अगर देख लें आप, तो हम यहाँ पे कह दें, आप देखते रहिए, बस मजा आएगा आपको वीडियो में। उदाहरण के तौर पे अगर हम कह दें, तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह वही साइकिल है जिसे मेरे पिताजी बाजार जाते हैं। देखिए एक आदमी तो हो गया, यह वही साइकिल जिसे मेरे पिताजी बाजार जाते हैं, या हम भी जाते हैं। या दूसरा लिख सकते हैं, यह वही मकान है, यह वही मकान है जिसमें मेरे दादाजी रहा करते थे। यानी यह वही मकान है जिसमें मेरे दादाजी रहा करते थे। पहले अभी कौन रह रहा है, तो हम रह रहे हैं। यह वही मकान जिसमें मेरे दादाजी रहा करते थे। यानी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो एक हो या एक से अधिक हो तो क्या कहलाएगा प्यारे साथी, मिश्र वाक्य कहलाता है। 2 मिनट के लिए आप हमको समय देंगे, थोड़ा सा मार्कर में इंक कम हो गया, हम इंक थोड़ा डाल लें। 1 सेकेंड प्यारे साथी। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बन रहिएगा, ताकि आपको आज वाक्य के विचार में हम जो भी दिक्कत है उसको दूर कर सकें। मेरे प्यारे साथी, आप लोग को वाक्य विचार में कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए मौजूद हो गए हम, थोड़ा सा इंक हमको डालना था, इंक डाल लिए। अब विश्वास है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिश्र वाक्य यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा आपका तीसरा आपका है प्यारे साथी संयुक्त वाक्य। क्या है प्यारे साथी, संयुक्त वाक्य।
3 नंबर है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य कहलाता है। या दूसरा परिभाषा, जिस वाक्य में ट्रिक है प्यारे साथी, जिस वाक्य में और लेकिन दिखाई दे दे संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें हम तो कह दें वह धनी है लेकिन घमंडी है। लेकिन क्या है प्यारे साथी? घमंडी है। दूसरा कह दें मोहन अमीर है लेकिन कमजोर है। या कह दें तीसरा, सीता पढ़ती है और नाचती भी है। सीता पढ़ती है और नाचती भी है। देखिए, आपको हम अभी बताएं कि जिस वाक्य में एक, दो या दो से अधिक वाक्य हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। या स्पष्ट रूप से एक और परिभाषा देखा जाए तो जिस वाक्य में और लेकिन दिखाई देते हो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे में देखिए, मोहन अमीर है, लेकिन यहाँ पे लगा है ना प्यारे साथी, लेकिन क्या है? लेकिन कमजोर है। तो लेकिन जब दिखाई दे देगा ना तो स्पष्ट रूप से आप बिना सोचे समझे बोलिएगा कौन वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। उसके बाद लिखवाए हैं सीता पढ़ती है और क्या है? नाचती भी है। सीता पढ़ती है और नाचती भी है। और स्पष्ट रूप से जब आपका और लेकिन दिखाई दे देगा तो हर हाल में संयुक्त वाक्य कहलाएगा। उम्मीद है कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा। जिस वाक्य में एक कर्ता एक कर्म हो, सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता एवं कर्म हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता एवं कर्म हो या और लेकिन दिखाई दे, संयुक्त वाक्य कहलाता है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, ताकि हम फिर से अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिए आगे आपका क्या दिया हुआ है, आगे हम आते हैं। ठीक है प्यारे साथी, इसके बाद आपको हम जो आपका था रचना के आधार पर 3 गो रचना के आधार पर बता दिए। अब इसके बाद आपका है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, क्रिया के आधार पर 3 होता है, क्रमवाच्य, कृतवाच्य, सॉरी, उसके बाद कर्मवाच्य, उसके बाद भाववाचक वाक्य। ठीक है, तो पहला हम जानेंगे कर्मवाच्य वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार कोई काम हो, कृतवाचक वाक्य कहलाता है। कृतवाचक वाक्य जिसमें, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारे अनुसार जब कोई काम होगा या आप कोई काम करें, अगर आपके अनुसार कोई काम होगा, जो भी व्यक्ति काम करेगा अगर उसके अनुसार कोई काम होता है तो स्पष्ट रूप से क्या कहलाएगा? कृतवाचक वाक्य कहलाएगा। क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार अगर कोई काम होता है, कर्ता यानी जो करने वाला होता है उसी के अगर अनुसार होता है, तो हर हाल में क्या कहलाएगा? क्रमवाचक वाक्य, कृतवाचक वाक्य कहलाएगा, सॉरी, कृतवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे में कह दें राम रोटी खाता है, रोटी खाने का काम कौन करता है? तो राम। तो जिसके द्वारा हो रहा है वो क्या कहलाएगा? कृतवाचक वाक्य। जैसे सीता रोटी खाती है, सीता रोटी
खाती है। तो खा कौन रही है? सीता। और किसके द्वारा खाया जा रहा है? तो सीता के द्वारा खाया जा रहा है। और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो जिसके द्वारा काम होगा वो क्या कहलाएगा? कृतवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है। अगला है आपका क्रमवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार काम हो, क्या हो प्यारे साथी? काम हो, उसे क्रमवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता द्वारा भात खाया गया। सीता के द्वारा क्या खाया गया? भात खाया गया। उसी प्रकार से रोटी खाई गई, किसके द्वारा? तो मोहन के द्वारा। यानी कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, जैसे मान लें कि हम बोल दें कि मेरी अंगुली चाकू के द्वारा कट गई, तो चाकू जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। चाकू के द्वारा मेरी अंगुली क्या हो गई? कट गई। या स्पष्ट रूप से हम कह दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम के द्वारा रोटी खाई गई। तो रोटी जो है, रोटी जो खाई गई क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाचक वाक्य हो जाएगा। और जब कर्मवाचक वाक्य कहलाएगा तो स्पष्ट रूप से आप सेंटेंस पकड़ लेंगे, वाक्य पकड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका है भाववाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्म न हो और कर्ता करण कारक होता है उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम से चला नहीं जाता। और ये जो से है, जैसे आपको पढ़ाएंगे, केस जो होता है कारक, हिंदी व्याकरण एक टॉपिक है कारक, उसको आगे आपको टॉपिक में बताएंगे कि कारक होता क्या है, केस किसे कहते हैं, करण कारक क्या होता है। ये सारे चीज हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे आप घबराने का टेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ण कारक है वो कर्ण कारक को ही बताया जा रहा है, तो उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कर्ण कारक क्या होता है स्पष्ट रूप से पूरी माने एक कहा जाए तो पूरी स्पष्ट रूप से जानने के लिए उस वीडियो को देखना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कर्ण कारक होता क्या है। ठीक है। तो राम से चला नहीं जाता, से यहाँ पे जो है कर्ण कारक है। और से दिखाई देगा तो कौन कारक कहलाएगा? कर्ण कारक जिसमें दिखाई देगा वो भाववाचक वाक्य में आ जाएगा। जैसे सीता से सोया नहीं जाता, तो से है, तो सीता सो नहीं पा रही है, और सीता नहीं सो पा रही, तो कौन कारक कहलाएगा? आपका भाववाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं। आपका आगे एक और है जिसको हम लोग कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर प्यारे साथी वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। और वो 8 भेद कौन कौन होते हैं, इसको शुरू से अंत तक बन रहिएगा आपको, ताकि ये भी समझ में आ जाए, क्योंकि इससे अधिक अभी तक देखा गया तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर प्यारे साथी आपका 8 गो भेद होता है। और कौन कौन होता है? तो पहला देखिए, आपका पहला होता है विधिवाचक वाक्य। क्या होता है प्यारे साथी? विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। दूसरा होता है निषेधवाचक। देखिए यहाँ पे वाचक लिखा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाचक के लिए हम पुनरुक्ति चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कहिएगा पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया कब जाता है? तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग हम सिखाएंगे आपको विराम चिन्ह में। विराम चिन्ह जब आपको लेकर के आएंगे, पढ़ाएंगे, जिसको इंग्लिश में पुंकेशन के नाम से जाना जाता है, उसको जब हम पढ़ाएंगे आपको तो ये अच्छे से ही समझ में आ जाएगा विराम चिन्ह होता क्या है। अभी हम विराम चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमको डबल रिपीट नहीं करना है किसी वाक्य को, इसीलिए हम विराम चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो डबल रिपीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम विधिवाचक वाक्य, यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य। ठीक है प्यारे साथी। तीसरा आपका हो जाता है, तीसरा हो जाता है आज्ञावाचक वाक्य। क्या होता है प्यारे साथी? आज्ञावाचक वाक्य। उसी प्रकार से चौथा आपका हो जाता है इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। पांचवा हो जाता है आपका संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। छठा हो जाता है आपका संकेतवाचक वाक्य। सातवां हो जाता है आपका विस्मयादि, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है। आठवां हो जाता है आपका संकेत संदेहवाचक हो गया, आज्ञा, विधि, निषेध, इच्छा हो गया। एक और कोई छूट रहा है, एक और क्या होता है प्यारे साथी? ध्यान में ला रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से उतरा हुआ है, एक सेकंड आप समझ लेंगे। विस्मयादि हो गया आपका, संकेत हो गया, संदेह हो गया, और स्पष्ट रूप से एक सेकंड विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेत, विस्मयादि। एक होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक
वाक्य। ठीक है, ये 8 गो जो भेद होता है, इसी 8 गो भेद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब शुरू से अंत तक इस वीडियो बन रही है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें कुछ नहीं है प्यारे साथी, जो ये आपको नाम दिख रहा है ना, इसी नामों में परिभाषा छिपा हुआ है। अगर आप अंत तक बनेगा ना, तो जीवन में कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होने देंगे हम। आपको इतना 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि इसको बारीकी से हम समझा रहे हैं। मेरा लक्ष्य यही है कि आपको 1% इसमें दिक्कत ना हो, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। मेरा हर टॉपिक पढ़ाने के पीछे एक ही रीजन होता है कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। और हम उम्मीद के साथ इस वीडियो लेकर के आते हैं कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीखें और आगे की ओर बढ़ें। और आगे भी जो भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, थोड़ा सा सहयोग की आपकी आवश्यकता है। थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो चले और हम आगे हमको मोटिवेशन मिले, ऊर्जा मिले, जिसके कारण हम अगला वीडियो लेकर के आ सके और आपके एग्जाम में हम अपना अहम भूमिका निभा सके। और आप हमको पूरा उम्मीद है कि हमारे वीडियो से आपको सहयोग मिलता होगा, जिसके कारण आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको विधिवाचक वाक्य होता क्या है। विधिवाचक विधिवाचक वाक्य, देखिए इसमें होता है जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे कह दें राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। दूसरा कह दें मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है। देखिए राम पढ़ने काम कर रहे हैं, मोहन दौड़ने काम कर रहे हैं। और जब भी कोई बात होने का बोध होगा या जब भी कोई काम होने का बोध होगा, तो स्पष्ट रूप से आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विधिवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, निषेधवाचक वाक्य। सेम इसका उल्टा हो जाता है प्यारे साथी, निषेधवाचक वाक्य। देखिए इसमें समझिए, इसका परिभाषा वही है, जिस वाक्य में या जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं राम नहीं पढ़ता है। दूसरा लिख सकते हैं मोहन नहीं दौड़ता है। कहेंगे आप लोग कि आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिल रहा है, तो दूसरा उदाहरण बहुत सारा है। कह सकते हैं सीता नहीं दौड़ती है, मोहन नहीं पढ़ता है, मैं नहीं खाता हूँ, वह नहीं नाचती है, वह नहीं गाती है, वह बाजार नहीं जाता है, वह पढ़ने में तेज नहीं है। ये सारा वाक्य किसमें चला जाएगा वो प्यारे साथी? निषेधवाचक वाक्य में चला जाएगा। जिस बात, देखिए एक ही परिभाषा से आपका सारा परिभाषा बन जाएगा। आप अगर ध्यान से अगर इस वीडियो को देखिएगा ना, तो एक ही परिभाषा से आपको विश्वास दिलाते हैं कि यही परिभाषा से हम 8 का मतलब परिभाषा बना सकते हैं, और आपको परिभाषा बनाने के लिए सिखा भी देंगे। देखिए इसमें कुछ हम चेंज नहीं किए, थोड़ा सा ध्यान लगा देखिएगा। जिस वाक्य से बात होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य। बात होने का बोध हो उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य। जैसे राम पढ़ता है, या हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं जिस वाक्य से काम होने का बोध हो उसे कहते हैं विधिवाचक वाक्य। तो आपका राम पढ़ता है, मोहन दौड़ता है, तो हमें किसी काम करने का बोध हो रहा है। और जब कोई काम करने का बोध होगा तो स्पष्ट रूप से क्या कहेगा प्यारे साथी? हमारा विधिवाचक वाक्य। उसी प्रकार से कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। यानी या हम भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य से किसी काम के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे में राम नहीं पढ़ता है, निगेटिव सेंटेंस आ जा रहा है यहाँ पे, नहीं पढ़ता। मोहन नहीं दौड़ता है, और नहीं दौड़ने का बोध होगा, नहीं कोई काम करने का बोध होगा, तो हर हाल में निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा।
उम्मीद है कि दोनों समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप फिर से कमेंट करेंगे कि सर फिर से इसको बना करके वीडियो अपलोड कर दीजिए, फिर से इसको बता दीजिए, तो हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से। अगर लो लेवल का समझ में नहीं आ रहा है तो और कहिएगा तो और इससे भी लो लेवल को बनाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब तक बिहारी हैं, हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि हम लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो को अंत तक बन रहिएगा, जब तक की समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका एक भी प्रश्न जो होता है ना एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, मेरा यही लक्ष्य है। और हम यही लक्ष्य लेकर के वीडियो आपके लिए बनाते हैं और शूट करते हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है ना हिंदी व्याकरण से न छूटे। कोशिश है मेरा कि आपका किताब भी लेकर के हम आएंगे, धीरे धीरे सारा व्यवस्था हम कर देंगे और सारे टॉपिक को हम बताएंगे। एक भी अंश जो होता है ना, एक भी चीज क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। आइए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा आपका है आज्ञावाचक वाक्य। क्या है प्यारे साथी? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है प्यारे साथी, तो इसमें हम लिख सकते हैं जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुमति का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति, आदेश का बोध हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम कह दे तुम वहां मत जाओ, एक गिलास पानी लाओ, जैसे में आप लिख सकते हैं। जैसे में अगर हम कह दे तो आप आसानी से आप लिख सकते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमको डस्टर ले लेने दीजिए ताकि हम मिटा करके अच्छे से समझा सकें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपका वाक्य विचार से नहीं छूटना चाहिए प्यारे साथी। मेरा यही उम्मीद है, हम यही उम्मीद लेकर के आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर हिंदी में कम ना हो, हिंदी में आपका बेस्ट स्कोर हो सके। जैसे में हम कह दें तुम वहां मत जाओ, ठीक है। हम किसको आज्ञा दे रहे हैं? आपको आज्ञा दे रहे हैं कि आपको वहां नहीं जाना है। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास क्या कीजिए? पानी लाइए। हम आपको आज्ञा दे रहे हैं। जब भी हम कोई काम आपको देंगे, आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे, आदेश देंगे, तो हर हाल में क्या होगा प्यारे साथी? आज्ञावाचक वाक्य। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्या है? अगला शुरू से अंत तक बने रहिए। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। अगला यही है जिस वाक्य से हम लिख सकते हैं इच्छा का भाव प्रकट हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे में मान लीजिए अगर हम कह दें आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक। दूसरा आपकी शादी की सालगिरह मुबारक
हो। दूसरा या तीसरा कह सकते हैं जन्मदिन मुबारक हो। देखिए, जब भी हम अपने इच्छा का भाव प्रकट होगा और जब भी हमारे अंदर से खुद ब खुद कोई वाक्य निकल करके बाहर आएगा तो हर हाल में इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे हम कह दे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, हमको कोई सिखाता नहीं है कि आप बोलिए कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, हमारे अंदर से खुद ब खुद निकल के आती है कि आपकी यात्रा सफल हो, अच्छा हो, आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो, या आप जन्मदिन मुबारक हो, शादी की सालगिरह मुबारक हो। इस प्रकार के जब भी वाक्य आएंगे तो वो हर हाल में क्या कहलाएंगे प्यारे साथी, हर हाल में इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक भी समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है प्यारे साथी, अगला क्या है, अगला है आपका संदेहवाचक वाक्य। क्या है प्यारे साथी, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जैसे में हम लिख दें जिस वाक्य से संदेह का बोध हो या संदेह का भाव प्रकट हो, बोध हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप कहा जाएगा, मान लीजिए कि मोहन से पूछे कि मान लीजिए हम गए मोहन घर, मोहन के पिताजी से पूछे कि मोहन कहाँ है। मेरा प्रश्न है क्या, मोहन कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, मोहन कहाँ है। तो उनका जवाब क्या आएगा, हई वाला आपका जैसे में नहीं होगा, लेकिन अब आपको समझाने के लिए इसको लिया है। ठीक है, मोहन कहाँ है, तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मोहन शायद बाजार गया होगा। बताइए, ये शायद लग रहा है ना जी, मोहन शायद बाजार गया होगा, कोई गारंटी नहीं है कि मोहन बाजार में होगा। हो सकता है कि मोहन घूमने चला गया हो मंदिर, हो सकता है मोहन तीर्थ यात्रा चला गया हो सकता है मोहन ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेल रहा हो सकता है मोहन जाके रील स्क्रॉल कर रहा हो। कोई फिक्स नहीं है कि मोहन क्या कर रहा होगा। हम किससे पूछे, तो पिताजी से पूछे, तो किसी से पूछे, अगर किसी भी वाक्य में संदेह का भाव प्रकट होगा तो हर हाल में क्या कहलाएगा, संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं दूसरा आपका क्या है, संदेहवाचक वाक्य के बाद क्या है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि दूसरा क्या है, संकेतवाचक वाक्य। छठा है आपका संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से संकेत या इशारा का भाव प्रकट हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, राम पढ़ेगा तो अवश्य सफल होगा। यानी कि हम इशारा किसकी ओर कर रहे हैं, पढ़ने की ओर कर रहे हैं कि राम अगर पढ़ेगा तो क्या करेगा, सफल करेगा, या सीता अगर पढ़ेगा तो सफल करेगा, मेहनत परिश्रम करेगा तो सफल होगा। या कह दे कि हम रवि मेहनत करता है तो अवश्य सफल होगा, यानी कि हम मेहनत की ओर उसको अग्रसर कर रहे हैं। और जब भी अग्रसर किया जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका, संकेतवाचक वाक्य। जब भी संकेत की ओर इशारा किया जाएगा, संकेत किया जाएगा, तो हर हाल में आपका संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। उम्मीद है कि भी आपको समझ में आया होगा। फिर आगे चलिए हम आगे फिर बताते हैं। अगला क्या है, 7 नंबर, 2 और है प्यारे साथी। अगर किसी में दिक्कत होगा तब लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा ताकि हम बता सकें। 7 नंबर, विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का बोध हो, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक कहलाता है, विस्मयादि बोधक कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे की बात करें तो हम कह दें मान लीजिए कि आप अचानक से गए, मान लीजिए कि अचानक से जा रहे हैं आप मेला। कहाँ जा रहे हैं प्यारे साथी? मेला जा रहे हैं। अचानक से आपको रास्ते में क्या मिल गया? शेर मिल गया। रास्ते से तो आप जा रहे हैं, मेला, मजा है कि आज मेला में खूब हम खरीदेंगे, मजा से जा रहे हैं आप, मेला में खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तब तक अचानक से आपके टीम में क्या पहुंच गया? शेर पहुंच गया। तो एक भाई देख डर, बाप रे कितना भयानक शेर, यानी कि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो आपकी कलेजा क्या हो जाएगी? कांप जाएगी, कितना भयानक शेर था। तो यहाँ पे बाप रे कर रहे हैं जब हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये किसका चिन्ह है? तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ये भी क्या है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। जब भी हमारे अंदर किसकी भावना उत्पन्न होगी? आश्चर्य की भावना उत्पन्न होगी, तो हर हाल में क्या कहलाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आश्चर्य हो गया। तीसरा अगर हम दूसरा अगर ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं आह वह मर गया, आह वह मर गया। तो हम क्या मना रहे हैं प्यारे साथी? शोक मना रहे हैं कि वह क्या हो गया? मर गया। शोक मना रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी था, वो क्या हो गया? मर गया। तो जब भी शोक मनाया जाएगा तो हर हाल में क्या कहलाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य। आश्चर्य होगा तो विस्मयादि बोधक वाक्य। उम्मीद है कि भी समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगला है घृणा। तो मान लीजिए हम बता रहे हैं, वेट कीजिए आप, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, इसमें मजा ही मजा है। रास्ते से अगर आप जा रहे हैं, ठीक, मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के बेंग, मेढक जो होता है, मेढक बेंग हम भोजपुरी भाषा बोल दिए, मेढक जो होता है रास्ते में पूरा मर के छितिर पितिर हुआ है, तो आप जाते देखेंगे ना, नाक दबेंगे पहले, छी 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 आप करने लगेंगे। आज जब छी 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 आप करने लगेंगे तो हर हाल में किस में आएगा प्यारे साथी? विस्मयादि बोधक वाक्य में कहलाएगा। जब छी 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 की भाव उत्पन्न होगी तो क्या कहलाएगा? घृणा की भाव उत्पन्न हो जाएगी, घृणा की बात भाव उत्पन्न होगी, तो हर हाल में आपका क्या कहलाएगा प्यारे साथी? विस्मयादि बोधक वाक्य। उम्मीद है कि भी आपको समझ में आया होगा। यानी कि हम लोग कितना नंबर तक समझ लिए? 7 नंबर तक समझ लीजिए। अब ये वो और है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है प्यारे साथी? 8 नंबर प्रश्न वाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे में आपका आ जाएगा, आप कहाँ रहते हैं? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं ना जी, आप कहाँ रहते हैं, या कह दें आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, या आप किस जिले की निवासी हैं। जब भी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे या प्रश्न पूछने का बोध होगा तो ओवरऑल में क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जब भी प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे कह आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप किस जिले के निवासी हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जब भी हम आपसे एक भी प्रश्न करेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो एक बार लाइक, कमेंट और दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति को इस वीडियो में वीडियो बोल रहे हैं, सॉरी,
जो भी व्यक्ति को इस वाक्य विचार में दिक्कत है उसका वाक्य विचार क्लियर हो सके और वो अच्छे जानकारी ले सके। धन्यवाद।